हेलो बच्चों, हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और आज लेवल 1 में अपने 7वें टॉपिक परसेंटेज के पार्ट 2 पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रतिशत याद करने के लिए बताए थे और उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने उन सभी प्रतिशत को याद कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपने इस पार्ट 2 में अब प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, तो प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे तरीके से हर प्रश्न को तैयार करिएगा। ठीक है? हाँ तो बच्चों देखिएगा किस तरीके से ये दो प्रश्न आएंगे हमारे एग्जाम में और कैसे हमें इसका आंसर देना है। प्रतिशत का टॉपिक समझना है, रटना कुछ नहीं है, केवल सही तरीके से आपको यहाँ पर तैयार करना है। बिल्कुल लॉजिकली काम होता है सर, बड़े आराम से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसा कि ये सवाल में दिया गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है। यहां पर पहली, दूसरी, तीसरी संख्या। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि तीसरी संख्या की 28% और 70% है। तो तरीका सुनिए, आप तीसरी संख्या को 100 मान लीजिएगा, ठीक, और तीसरी संख्या से ये 28% है तो सीधे 28 लिख दो, और तीसरी संख्या से ये 70% है तो इसको 70 लिख दो। ठीक, अब जब इस प्रकार से बोला गया है तो अब प्रश्न क्या किया गया है, कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो बच्चों पहली संख्या कितनी है 28, दूसरी संख्या से तो बटे 70 गुणा 100। अब प्रतिशत में बदलना है सर, 0 से 0 काट लीजिएगा, 7 चौको 28, 4 दशमलव 40। आपका बच्चों आंसर आया 40%। तो इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है 40%। आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा इसी आधार पर मैंने दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे प्रश्न में कुछ अलग है, इससे कुछ अलग है। अब क्या अलग है जरा गौर करिएगा। यहां पे भी बच्चों तीन संख्याओं की बात की गई, यहां पहली, दूसरी, तीसरी संख्या मैंने आपके सामने लिखी। अब इन्होंने बोला यह है आपसे कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, इस बार कम की बात की है, तो आप क्या करेंगे, माना इस संख्या को क्या 100। अब बच्चों ये 25 कम है तो ये 25 कम तो बची कितनी 75, और बच्चों ये 20 कम है तो ये बची कितनी 80। जरा गौर करिएगा, यहां पर इस वाले प्रश्न में दिया था 28% और 70% है, तो मैंने सीधे 28 और 70 लिखा। इस बार बोला कम तो मैंने 100 में कम करके लिखा, इसको 75 लिखा, इसको 80 लिखा। ठीक, अब प्रश्न पुराना लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना है 75, दूसरी संख्या कितनी है 80, कितना प्रतिशत गुणा 100। सॉल्व कर लीजिएगा, यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका 0 से ये 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा और थोड़ा सिंप्लीफाई होगा बच्चों, तो यहां पर ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, जब गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 का 5 और 5 सत्ते 35 और 2 37 बटे 4। अब भाग दे दीजिएगा, 4 9 36, ठीक, 4 तिया 12, 3 बचा, तो 93 सही 3/4%। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको आंसर निकालना है। देखिएगा दोनों ही सवालों को बड़े आसान तरीके से समझ लीजिएगा, ये बड़े ही आसान सवाल हैं और बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको अगले प्रश्नों पे बताते हैं। हाँ तो बच्चों अब जरा अगले प्रश्नों को देखिएगा। अगले प्रश्न किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस इन प्रश्नों की लैंग्वेज को सही तरीके से समझना है। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है, और कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। तो देखिएगा बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले आप यहां पर एक काम करिएगा, टोटल स्टूडेंट यहां पर मान लीजिएगा, कुल विद्यार्थी मान लिया, कुल विद्यार्थी 100 है। ठीक, अब इसमें आपको लड़के और लड़कियों का प्रतिशत बनाना है। बहुत ध्यान से समझिएगा सर, आप इस प्रश्न को देखिएगा, अगर कठिन तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कठिन होगा, अगर आप इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो कभी कठिन नहीं होगा। केवल ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बड़ी ही अच्छी लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा।
कहा गया है कि कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। मतलब सीधा है कि लड़के जो हैं वो 12% अधिक है। ठीक, अब इन्होंने ये नहीं बोला है कि लड़कियों से 12 अधिक है, कहा गया कि टोटल स्ट्रेंथ का 12%। तो भैया टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 100, और 100 में से 12 ही निकलेगा भाई। 100 का जब आप 12% निकालोगे तो 12 ही निकलेगा। तो सीधे कहो ना कि लड़के 12 अधिक हैं। तो समझिएगा बहुत ध्यान से, 100 स्टूडेंट हैं, आप सबसे पहले 100 में से 12 लड़के जो अधिक हैं उनको तो यहां से अलग करके अपने दिमाग में कहीं पे सेव कर लो कि 12 लड़के अधिक। ठीक, अब जैसे ही बच्चों 100 में से 12 अलग हो गया तो बचा कितना आपका? 88। अब 88 को जरा आधा आधा बांटो, तो 88 को जब आधा आधा बांटोगे तो ये भी 44, ये भी 44। अब 12 लड़के अधिक थे, वो तुरंत 12 इधर बढ़ा दो आगे, ये तुरंत आपका कितना हो गया? 6 हो गया, ये आपका हो गया 5, 56 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? 44। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, 4 से काटोगे तो 14 चौको 56 होता है, 4 से काटोगे तो 11 चौको 44। इसका मतलब यहाँ पर लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया बच्चों? 14:11। बेहद आसान है, दोबारा से मेरी बात को समझ लीजिएगा। कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक लड़के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इतना अपने दिमाग में समझ लीजिएगा कि लड़के 12% अधिक दिखने चाहिए। ठीक, अब सबसे पहले 100 में से आप 12 अलग कर लीजिएगा भाई, जो ज्यादा करना है वो अलग कर लीजिएगा, वो 12 कहीं आपको बढ़ाने हैं। अब बचे 88, तो बराबर बराबर कर लो, 44 लड़के 44 लड़कियां। अब लड़के 12 ज्यादा है तो लड़कों को 12 प्लस कर दो, तो लड़के हो गए 56, लड़कियां बची 44। अनुपात बनाओगे तो 14:11। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:5 का अनुपात है। ठीक, अब जैसा इन्होंने बोला उसी अकॉर्डिंग हम यहां पर लिख देते हैं लड़के लड़कियां, और लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5। ठीक, सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि इसको तुरंत आप 350 कर लीजिएगा, इससे आपको सहूलियत रहेगी सवाल लगाने में। अब इन्होंने बोला है कि लड़कों की संख्या का 20% और लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं। अब सोचो भाई, अगर आप इसमें से देखोगे कि 20% वजीफा पाते हैं, तो जरा आप इसके 20% निकालो। तो बच्चों आपको मैंने 30 का 20% निकालना सिखाया था। 3 दूना 6 लोग वजीफा पाते हैं। ठीक, अब ये बताइएगा 30 में से 6 लोग वजीफा पाते हैं तो 24 लोग वजीफा नहीं पाते हैं। ठीक, दूसरी तरफ कहा गया है कि लड़कियों का 30% वजीफा पाते हैं, तो जब आप लड़कियों का 30% निकालोगे तो बच्चों आप 50 का जब 30% निकालोगे तो 5 तिया 15। ठीक, आप यहां पर 30% निकाल लीजिएगा तो 15 आया, 15 लोग वजीफा पाते हैं, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे 35 लोग वजीफा नहीं पाते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि प्रश्न किया गया है कि वजीफा ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइएगा। तो वजीफा ना पाने वाले स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो 24 ये हैं, 35 ये हैं, तो टोटल दोनों को उठा के जोड़ लेंगे तो 59 आपका आ जाएगा कि 59 लोग आपके क्या है भैया? वजीफा नहीं पाते हैं। ठीक, अब ये 59 कितने में से हैं? तो आप दोनों को उठा के जोड़िएगा तो बटे में क्या आएगा? 80 और गुणा 100। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर ये आपका 4, ये आपका 5। ठीक, आप गुणा करिएगा तो यहां पर 5 में 45 का आ गया 5, 5 पंचे 25 और 4 29 बटे 4 का यहां पर आप भाग दे दीजिएगा। तो जब 4 का आप भाग देंगे तो यहां पर आपका भाग जाएगा 4 7 28। ठीक है, इसके बाद 4 तिया 12, कितना बच गया? 3। 73 सही 3/4% लोग ऐसे हैं जो आपका वजीफा नहीं पाते। बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को समझ लीजिएगा, इन सवालों को समझकर नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी सवाल में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको दोबारा से प्ले करके देखिएगा ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रह जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आपके एग्जाम के लिए। चलो बच्चों अब देखते हैं अगले प्रश्न। हाँ तो बच्चों अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा। ये प्रश्न आपको
देखने में चाहे भले ही बड़ा लगे, लेकिन ये बेहद आसान प्रश्न होता है बच्चों। इसको आप बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीके से ये प्रश्न सिर्फ जोड़ने और गुणा करने का प्रश्न है। देखिएगा किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा है कि गुप्ता जी अपनी आय का 17% मकान किराया तथा 28% बच्चों की शिक्षा पर तथा कुल आय का 13% यातायात पर खर्च करते हैं। बचत के रूप में 22% जीवन बीमा निगम में जमा करते हैं, जबकि 12% बैंक में। यदि अब उनके पास कुल 2400 रुपए बचे तो गुप्ता जी की कुल आय ज्ञात करो। देखिएगा इस सवाल में कहीं पे ऐसा नहीं बोला कि बचे हुए का इतना, बचे हुए का या शेष का इतना। इसका मतलब जो भी खर्च हो रहा वो मूल अमाउंट से ही खर्च हो रहा। थोड़ी देर के लिए यहां पर आप देखिएगा, मान लीजिएगा मूल अमाउंट 100 है। अब 100 में से 17 चला गया मकान किराया पे, फिर 100 में से 28 चला गया आपका बच्चों की शिक्षा पे, फिर कुल आय का 13% चला गया आपका यातायात पर, और फिर 22% आपने बचाने के लिए जीवन बीमा में जमा कर दिए। फिर इसके बाद फिर आपने 12% बैंक में जमा कर दिए जाके। ठीक इस तरीके से आपने पैसा जमा किया। अब जरा गौर करिएगा, 17, 28, 45 हो गए। ठीक, और इधर आपका 45 इधर हो गया, और ये देखिएगा 35 हो गए। 45 और ये आपका 35, 80 हो गए। 12 ये आपने खर्च कर लिए, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए। तो कुल मिला के आप अगर देखेंगे तो आपने 92% कहीं ना कहीं पे लगा दिए। ये बताइएगा, अब इतना खर्च करने के बाद आपके पास टोटल बचे कितने? 8% बचे, और 8% की वैल्यू यहां पर सीधा बच्चों कितनी दी गई है? 2400। तो 8% की वैल्यू यहां पर आप 2400 लिख दीजिएगा, तो आपको 1% की वैल्यू बच्चों कितनी मिली? 300। अब 1% की वैल्यू 300 हमसे पूछी गई है गुप्ता जी की कुल आय, तो कुल आय यहां पर बच्चों कितनी है? 100%। तो जब आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100% की वैल्यू बच्चों यहां पर कितनी निकलेगी? 30,000 रुपए। ये आपका आंसर हो गया, और गुप्ता जी की क्या हो गई? आय। तो इस तरीके से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर और सीधा क्वेश्चन होता है, कहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधे उठा के जोड़ देना है, 100 में से घटा देना है, और जो बचा हुआ है वो आपकी वैल्यू सवाल में दी जाएगी, और आप 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, अभी मैं एक सवाल इसी कैटेगरी में और आपको बताऊंगा जिसमें ये जोड़ने वाला प्रोसेस डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस सवाल को भी बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा कि इस प्रश्न को हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। आपसे यहां पर बोला गया है कि रवीश अपनी आय का 20% मकान किराया तथा शेष आय का 25% भोजन पर व्यय करता है, तथा बचे हुए का आधा शिक्षा पर लगा देता है। यदि शेष राशि को 3-5-2 के अनुपात में 3 कंपनियों ए बी सी में निवेश करता है, यदि ए का निवेश सी से 1200 अधिक है तो कुल आय ज्ञात करो। तो देखो इस तरीके के प्रश्न कैसे लगाए जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम रवीश की आय मान लेते हैं कि मान लीजिएगा रवीश की आय 100%। ठीक बच्चों, अब सबसे पहले तो यहां पर कहा गया है कि रवीश ने अपनी आय का 20% मकान किराए पे लगा दिया। ठीक, तो इसमें से बच्चों 20% अलग कर लीजिएगा। अब जब बच्चों 20% अलग हो गया तो यह बताइएगा शेष आय कितनी बची? 80। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि शेष आय का 25% भोजन पर व्यय कर देता है। अब बताओ बच्चों, जब आप शेष आय का 25% निकालोगे, जरा गौर करने वाली बात यह है कि आप इसमें से 25 नहीं घटा सकते हो, आपको पहले 80 का 25% निकालना पड़ेगा। तो जब बच्चों आप 80 का 25% निकालोगे तो बच्चों निकलेगा 20। 80 का जब आप 25% निकालोगे तो कितना निकलेगा? 20। इसका मतलब इसने 20 फिर से व्यय कर दिए। अब ये बताइएगा 80 में से 20 कम हो गए तो बचे कितने? 60। जो 60 बचे उसमें से लिखा है कि बचे हुए का आधा शिक्षा पे लगा देता है। अब बचे हुए का अगर आप आधा देखेंगे तो बचे हुए का आधा हो गया 30। तो जब आधा 30 हो गया तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो बचा शेष वो कितना है? 30। अब कह रहा है कि शेष राशि को उसने क्या किया है
3:5:2 के अनुपात में 3 कंपनियां ABC में लगाए। तो चलो देखते हैं, अगर हम यहां पर ये पैसा 3 कंपनी ABC में लगाएं और 3:5:2 के अनुपात में लगाएं, तो जरा गौर करना बच्चों, हमारे हिसाब से 30 है और हमें 3:5:2 के अनुपात में बांटना है। तो जरा यहां पे गौर कर लीजिएगा एक पॉइंट पे, अगर हम देखेंगे 3, 5, 8 और 2 10, तो 10 की वैल्यू यहां पे बच्चों आप क्या करेंगे 30। तो जब 10 की वैल्यू 30, तो इससे ये 0 कट गया, तो 1 की वैल्यू 3। तो यहां पे जब आप 3 की वैल्यू निकालोगे तो 3 3 का 9, यहां पे 3 बचे 15 और यहां 3 दूनी 6। तो इस तरीके से आपका ये निवेश निकल आया। अब देखिएगा, अब आगे सवाल में क्या बोला गया है बच्चों, इन्होंने बोला है कि ए का निवेश सी से 1200 अधिक है। आप जरा देखिएगा, यहां पर ए का निवेश 9 है और सी का निवेश 6 है। ये बताइएगा ए सी से कई अधिक है? हमारे हिसाब से 3 अधिक है। हमारे 3% की वैल्यू सवाल में दी गई है कितनी 1200। तो इस 3% की वैल्यू बच्चों 1200 करेंगे तो 1% की वैल्यू बच्चों मिलेगी कितनी 400। हमसे बेटा इस सवाल में पूछा गया है यहां पर बच्चों की कुल आय, तो कुल आय बच्चों की कितनी है 100। तो जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर आपको इसकी आय मिलेगी 40,000 रुपए। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मैं एक बार पूरा सवाल दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। जरा गौर करेंगे। सबसे पहले यहां पर रवीश की आय हमने बच्चों क्या मानी 100। इन्होंने बोला कि इसने अपनी आय का 20% मकान किराया दे दिया। तुरंत हमने 100 में से 20 अलग किया, मकान किराया में चला गया। ठीक, फिर आगे लिखा है कि शेष आय का 25% भोजन पर व्यय किया। अब यहां पर शेष आय हमारी बेटा थी 80, तो 80 का जब आपने 25% निकाला है बच्चों, तो 80 का बेटा 25% निकला है 20, तो आपने 20 भोजन पे व्यय कर दिया। अब आप 80 में से जब 20 भोजन पे व्यय कर दोगे तो यहां पर आपके पास अब बचे कितने 60। लिखा है बचे हुए का आधा। बचे हुए का आधा कितना 30। ये आपने शिक्षा पे लगा दिया। अब शिक्षा पे लगाने के बाद लिखा है कि यदि शेष राशि को 3:5:2 के अनुपात में 3 कंपनी एबीसी में लगाया तो बचा हुआ आपके पास 30 है। आप 30 को जब 3 कंपनी एबीसी में लगाओगे तो 3:5:2 के अनुपात में लगा रहे हो बेटा, तो 3, 5, 8 और 2 10 की वैल्यू आप 30 लिख सकते हो। तो जब 10 की वैल्यू 30 होगी तो 1 की वैल्यू 3, तो ये 3 को 9%, 15%, 6% इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहां पर बोला गया है कि ए का निवेश सी से 1200 अधिक है। तो देखो ए का निवेश सी से 1200 अधिक है, तुम्हारे हिसाब से ए सी से कई अधिक है 3 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू 400, तो 100 की वैल्यू 40,000। इस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से सवाल को समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जरा अगले प्रश्नों को देखेगा। अगला प्रश्न किस तरीके से हमें सॉल्व करना है देखिएगा। ये इस तरीके के प्रश्न आप लोगों ने परीक्षाओं में बहुत देखे होंगे। जरा देखिएगा इनको कैसे करना है। लिखा है एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंकों की संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों जरा सोचने वाली बात यह है कि पास होने के लिए बेटा चाहिए 33% नंबर, लेकिन ये लड़का 25% नंबर लाया। अब सोचो बच्चों कि अगर ये लड़का 40 अंक और ले आता, अगर 40 अंक और ले आता तो बच्चों ये लड़का पास हो जाता। इसका मतलब 40 अंक आते ही इसका परसेंट 33% पहुंच जाता। अब इस परसेंट को इधर ले आइएगा, तो जैसे ही आप परसेंट को परसेंट में लाएंगे तो 8% की वैल्यू बच्चों आपको क्या दिखेगी 40। तो जब बच्चों 8% की वैल्यू आपकी 40 हो गई, तो यहाँ पर प्रतिशत से सॉल्व करिएगा। 8 पंचे 40, मतलब 1% की वैल्यू बेटा क्या आ गई 5। और आपसे पूछा गया है कुल अंकों की संख्या, मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पर बेटा कितनी निकलेगी 500। तो ये आपका हो गया बच्चों आंसर। इस तरीके से आप इससे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
अब जरा अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न किस तरीके से दिया गया है, लिखा है कि एक छात्र जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, और एक अन्य छात्र जिसे 32% अंक प्राप्त होते हैं उसके अंक निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक हैं। मतलब पास होने के लिए जितने नंबर दूसरे लड़के को चाहिए उससे भी उसके 42 अंक ज्यादा। ठीक, तो चलो एक काम करते हैं, हम यहां पर दोनों लड़कों की हिस्ट्री लिखते हैं, जरा गौर करिए। देखिएगा, इस पहले लड़के ने 20% नंबर पाए, लेकिन बेटा ये 30 नंबर से फेल हो गया। अब सोचो, अगर हम बेटा इस लड़के को 30 अंक दे दें, अगर ये लड़के को हम 30 अंक दे दें तो अब ये लड़का पास हो जाएगा। ठीक, दूसरी तरफ सुनो, दूसरी तरफ एक लड़के के 32% नंबर हैं, इस लड़के को उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक है। मतलब जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे भी इसके 42 ज्यादा है। तो बेटा अगर हम इससे 42 अंक ले लें तो अब ये लड़का केवल पास भर रह गया। देखो, फेल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, ये लड़का अब केवल पास भर बचा। अब जरा गौर करो, ये पहले वाला स्टूडेंट पास हो गया और वो पास भर रह गया, तो मतलब दोनों कैंडिडेट आपस में बराबर हो गए। अब परसेंट को परसेंट में घटाइएगा तो 12%, और नंबर को नंबर में जोड़िएगा तो आपका 72%। बच्चों 72 अंक, तो यहां पर आप देखेंगे 12% की वैल्यू 72 अंक आए, तो 12 से काट लीजिएगा, 12 6 72, तो 1% की वैल्यू कितने अंक, 6 अंक। तो बताओ बच्चों 100% की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 600 अंक। इसका मतलब इस परीक्षा का पूर्णांक बच्चों कितना है, 600 अंक। तो किस तरीके से आप इन दोनों सवालों को लगाएंगे ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से आप इन दोनों सवालों को लगा सकते हैं और कहीं कोई आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इनको नोट कर लीजिएगा आप। हाँ तो बच्चों, अब जरा अगले दो प्रश्नों को देखिएगा। अगले दो प्रश्न किस तरीके से हमें लगाने हैं देखिएगा बच्चों। इस प्रश्न में देखिएगा, ये तो सेम पिछले कैटेगरी से ही प्रश्न है, बस इसमें जो प्रश्न किया है वो अलग किया है। जरा गौर करिए, आपसे कहा है एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक पाता है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 36% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 12 अंक अधिक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता है? तो देखो बच्चों, इसे आप कैसे लगाएंगे। यहां पर पहला छात्र जो है वो 30% नंबर पाता है, लेकिन वो 12 अंक से फेल है। तो अगर बच्चों हम इसे 12 अंक दे दें तो ये पास हो जाए। दूसरी तरफ जो दूसरा छात्र है वो बेटा 36% अंक पाता है और इसके अंक जो है वो आपके जितने अंक पास होने के लिए चाहिए उससे भी 12 ज्यादा है। तो बेटा अगर हम इससे 12 अंक ले लें तो अभी ये लड़का फेल नहीं हुआ है, अभी भी ये पास है, लेकिन अब केवल पास है, भर रह गया। ठीक, अब ये पास हो गया, ये पास भर रह गया, तो अब दोनों कैंडिडेट आपस में कैसे हो गए, बराबर। तो जरा आप परसेंट को परसेंट में ले जाइएगा तो 6% और नंबर को नंबर में लाइएगा तो 24 अंक। तो 6% की वैल्यू 24 अंक हो गए। तो मतलब आप लिख सकते हैं 1% की वैल्यू 4 अंक। अब यहीं पे थोड़ा सा रुक जाइएगा। अगर आप समझदारी से आंसर देंगे तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा और आंसर भी जल्दी आ जाएगा। यहां पर आपका 1% की वैल्यू 4 अंक है। बेटा अगर आप 1% की वैल्यू 4 अंक कहोगे तो 4 अंकों को 1% भी तो बोल सकते हो। 4 अंक को अगर आप 1% बोलोगे तो जरा गौर करना, ये बताइएगा 12 अंक में 4 अंक कै बार आएंगे? 4 तिया 12 कै बार आएंगे? 3 बार। तो आप जब 4 अंक को 1% बोलोगे तो 12 अंक को कै परसेंट? 3% बोलोगे। इसका मतलब किसी भी छात्र को पास होने के लिए 30 और 3 33% अंकों की आवश्यकता है। ये बच्चों आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं तो आप जल्दी इस सवाल का आंसर निकाल पाएंगे और आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चे चाहें कि हम इस तरीके से इस तरफ से सॉल्व कर लें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बेटा आप 4 अंक को यहां पे भी तो अगर देखोगे 4 अंक 1% तो 12 अंक 3%, तो 36 में जब 3 चले गए तो बचे कितने? 33%।
मतलब पास होने के लिए लड़के को 33% अंक चाहिए। ठीक है बेटा, अब जरा अगले प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगला प्रश्न दिखने में भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि ये इस तरीके से है, लेकिन ये प्रश्न इस प्रश्न से बिल्कुल अलग है। तो देखिएगा इसे आप कैसे लगाएंगे, जरा गौर करिए। कहा गया है परीक्षा में हरि कुल अंकों का 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करो जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको हरि और रवि दोनों के कहानी को जरा समझाता हूं। हरि के जो अंक हैं वो 80% में से 8 अंक कम है। ठीक है बच्चों, और जो रवि के अंक हैं वो 70% से 5 अंक ज्यादा है। ठीक, अब यहां पर आप क्या करिएगा, इन्होंने कहा है कि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है, मतलब दोनों के अंकों का अंतर बेटा क्या दे रखा है, 2। तो चलो यहां पर हम हरि और रवि के अंकों का अंतर निकालते हैं। तो हरि माइनस रवि इक्वल टू 2। तो यहां पर हरि की वैल्यू देखिएगा बच्चों, 80% माइनस 8, ये अंक है बेटा, इसको इसमें आप घटा नहीं सकते हो क्योंकि ये अंक है और ये प्रतिशत है। इस बात का ख्याल रहना चाहिए, अन्यथा आप परीक्षा में गलती कर बैठेंगे। ठीक, यहां पर देखिएगा ये आपके हरि के अंक हो गए माइनस रवि के अंक क्या है 70% प्लस 5। ठीक, अब बराबर क्या है 2। अब जरा इसको लिखेंगे तो 80 में से जब 70 गया, 80 में से 70 गया तो बच्चों बचा कितना 10। अब ये माइनस का 5 हो जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 8 5 13, माइनस का 13 अंक बराबर 2 अंक। अब ये अंक जाके अंक में जुड़ जाएंगे तो 10% की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 15। अगर आपको 10% की वैल्यू 15 मिली है, जरा गौर करिएगा यहां पर बेटा 10% की वैल्यू 15 मिली है, हमें बेटा प्रश्न किया गया है रवि के अंक। तो ये बताइए जब 10 को आप 15 बोल सकते हो तो 70 बनाने के लिए आप इसे 105 बोलोगे। 10 सत्ते 70, 15 सत्ते 105, इसका मतलब 70% की वैल्यू 105 अंक है। आपको रवि के अंक बताने हैं तो 105 ये और 5 ये, तो रवि के कुल अंक आ गए 110 और ये हमारा हो गया बेटा आंसर। तो इस तरीके से हम आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में इस तरीके के प्रश्नों का आंसर देंगे। ये परीक्षा संबंधी मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जो मैंने 4-5 प्रश्न बताए ये अच्छे से आपको आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपको अगले प्रश्नों के बारे में बताते हैं। हाँ तो बच्चों जरा अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिएगा थोड़ा सा अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है, तो देखिएगा इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मान में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाती है, तो व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अगर इस सवाल का आप आंसर देना चाहते हैं तो आप कैसे आंसर देंगे ताकि इस सवाल को आप जल्दी लगा सकें। देखो बच्चों, अगर आपने इसको मतलब सॉल्व करने के लिए ज्यादा लंबा मेथड इस्तेमाल कर लिया तो आप उतना ही परेशान हो जाएंगे। अब जरा हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो 2 छोटे पॉइंट आप समझ लीजिएगा। मैंने आपको पहली क्लास में बच्चों बताया होगा कि 25% को आप बोल सकते हो 1/4 और 20% को बोल सकते हो 1/5। अच्छा, जब बच्चे हमारे पहला वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये लगेगा कि सर ने ये नहीं लिखाया है, लेकिन बच्चों जरा गौर करो, आपको मैंने 1/4 को तो लिखाया है कि 1/4 25% होता है। तो जब बेटा 1/4 25% होता है तो 1/25 4 कर सकते हैं। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सही तरीके से अगर आप समझेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर आप यहां पर लिख सकते हो 25% को 1/4, 20% को 1/5। अब इन्होंने बोला क्या, जरा गौर, x के मान में 25% की कमी, जरा गौर करना, 25% की कमी अर्थात 1/4 की कमी। अब यहां पर सोचना 1/4 की कमी होगी कि 4/1, तो समझ में आ रहा होगा 4/1 कम होगा।
तो जब बेटा 4 पर 1 कम होगा तो बचेगा कितना, 3/4। ठीक, तो ये बताइएगा x कितनी बार है, 3 बार। तो व्यंजक 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4 हो गया है, क्योंकि 3 बार आपने व्यंजक को लिखा हुआ है। दूसरी तरफ 20% की कमी y में हो रही है। ये बताइए बच्चों 20% की कमी हो रही है कि 1/5 की कमी हो रही है? तो 1/5 की कमी हो रही है। 1/5 की कमी अर्थात 5 पर 1 की कमी। तो जब बेटा 5 पर 1 की कमी होगी तो वैल्यू हो जाएगी 4/5, मतलब 4/5 इंटू 4/5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 4 4 4 ये कट गया। अब आप गुणा कर लीजिएगा। जब आप गुणा करेंगे तो 3 × 9 = 27, 27 आ गया। यहां पर आ जाएगा 55 25 चौका 100, तो 27/100। अब जरा गौर से देखना, ये बताइएगा बच्चों व्यंजक आपका 27/100 बचा। गौर से सुनिए, व्यंजक आपका 27/100 बचा कि 100 में 27 बचा। इस बात को जरा गौर से सोचना, 27/100 बचा अर्थात 100 में 27 बचा। अब जब बेटा 100 में 27 बचा है तो आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो जब 100 में 27 बचा है तो इसका मतलब 73% की इस व्यंजक में क्या हुई, कमी। आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये सवाल का आप जल्दी आंसर दे पाएंगे। हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूं कि प्रतिशत के प्रत्येक सवाल को, प्रत्येक वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अर्थमेटिक का ये एक बहुत अहम हिस्सा आप पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको आगे के कई टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और कई चैप्टर इतने आसान बन जाएंगे प्रतिशत के माध्यम से कि उन बड़े बड़े चैप्टरों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों।